नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। जब से बिहार में ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ है, तब से राजनीति भी गरमानी शुरू हो गई है। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, इन दोनों की दोस्ती जग जाहिर है, काफ़ी गहरी दोस्ती चली, लेकिन अब खटास है। लेकिन इसी बीच अब लालू प्रसाद यादव ने एक सुझाव दे दिया है नीतीश सरकार को। दरअसल हालिया जो कंडीशन है, जो स्थितियाँ चल रही है, ऐसे में जिस तरह से नीतीश कुमार अपनी नीतियाँ बदल रहे हैं, कहीं ना कहीं संदेह है कि वो कहीं कंफ्यूज तो नहीं। उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने सुझाव दे दिया है, वो बिहार के विकास के लिए कितना कारगर होगा, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। बाबा, कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए थे। वो कितना ज़रूरी है बिहार के विकास के लिए? ऋचा, सबसे पहले तो बिहार के लिए लालू कितना ज़रूरी है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी आप बात करती हैं बिहार की, तो उसमें आप लालू को अलग नहीं कर सकती हैं। सब्जी में आप सारा चीज़ डाल दीजिए, अगर नमक नहीं डालती हैं तो सब्जी का कोई महत्व नहीं है। वैसे ही इस बिहार की राजनीति में लालू जो हैं वो नमक हैं। जैसे कहा जाता है कि आलू के बिना कोई सब्जी आपकी पूरी नहीं होती है, उसको डालना जरूरी होता है। वैसे ही ये कहानियाँ बहुत चली हैं, लेकिन बिहार के राजनीति में वास्तव में लालू कितना ज़रूरी है ये आपको पता चलेगा कि लालू के जब ट्वीट्स आते हैं या लालू का कोई बयान आता है और उस बयान पर जब चर्चा शुरू होती है, तो अब आपको समझ में आएगा कि लालू कितना ज़रूरी हो जाते हैं। या फिर राजनीतिक दल के लोग जब चर्चा अपनी करने लगते हैं, अपने बारे में जब कहना शुरू करते हैं, जब तुलना लालू से करने लगते हैं, तब आपको लगना चाहिए, अगर आप पत्रकारिता में है तो खास करके आपका ध्यान जो है वहाँ होना चाहिए। आप अगर बिहार में रहते हैं तो आपका ध्यान होना चाहिए, और राजनीति करते हैं तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि लालू के ट्वीट का मतलब क्या होता है, लालू के बयान का मतलब होता है। और लोग जो बयान देते हैं बिहार के राजनीतिज्ञ लोग, उसमें लालू को जोड़ते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लालू का प्रसंग इस बिहार से बाहर आप नहीं कर सकते हैं। और ख़ास करके जब लालू बातें अपनी रखते हों तो वो ज़्यादा विवेचना का विषय हो जाता है। बड़े बड़े आप राजनीतिज्ञों को देखेंगे, शोधकर्ताओं को देखते होंगे, इतिहासकारों को देखी होंगी आप, कि लालू की चर्चा जरूर करते हैं। और लालू की चर्चा किसी भी परिप्रेक्ष्य में आप करें तो लालू की चर्चा जरूर होती है। हम भी इसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में आप जब चर्चाएं शुरू करेंगे तो आप लालू को अगर अलग हटाना चाहें तो आप नहीं हटा सकते हैं। ये जोंक की तरह है जो हर बिहारी के चेहरे पे चिपके हुए हैं, उसके शरीर से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक जोंक इनको आप कह सकते हैं। हालांकि बहुत लोगों को ये बुरा भी लग सकता है, लेकिन हम अच्छे प्रोस्पेक्ट में ये बातें कह रहे हैं कि बिहार से लालू को अलग नहीं किया जा सकता है। जो हाल फिलहाल में आपने ट्वीट की चर्चा की, आपने कहा कि उन्होंने भले ही नीतीश कुमार को ताना देने के सेंस में कहा हो, लेकिन उनकी बातें, जो पॉइंट्स उन्होंने लिखे थे अपने ट्वीट में, उसकी आप चर्चा विवेचना जब करने बैठिएगा तो उसकी प्रासंगिकता आपको नज़र आती है। जैसे उन्होंने कहा था कि नैतिकता, सबसे पहला शब्द था नैतिकता। अब उस नैतिकता पर आप आए तो नीतीश कुमार की नैतिकता सबसे बड़ा उनका यूएसपी हुआ करता था। लोग उसकी दुहाई देते थे कि नैतिकता के मामले में नीतीश कुमार का कोई सानी नहीं है, लेकिन वो नैतिकता अब सवालों के घेरे में है। निश्चित रूप से उस पर एक प्रश्नवाचक बड़ा चिन्ह लगा हुआ है, छोटा चिन्ह नहीं है, प्रश्नवाचक का बड़ा चिन्ह है, क्योंकि उनकी नैतिकता भारतीय जनता पार्टी से अलग होने, लालू के साथ जुड़ने, फिर लालू के साथ हट करके भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने, और फिर एक बार चर्चा होने कि 2020 का चुनाव वो किसके साथ लड़ेंगे, नैतिकता पर प्रश्न खड़े करते हैं। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे उन्होंने लिखा था प्राकृतिक, तो प्राकृतिक रूप से और प्राकृतिक रूप से नीतीश कुमार कितने जरूरी हैं। लालू प्रसाद ने जो शब्द रखे थे कि आपने प्राकृतिक रूप से भी अपने आप को बिहार से जोड़ करके नहीं देखा, ये आपने कोरोना महामारी के समय में देखा होगा। बिहार में प्रकृति के साथ ज़बरदस्त छेड़छाड़ हुआ है। आप सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, और सड़कों के जाल बिछाने में आप कहते हैं कि वो विकास है। अगर सड़कें विकास हैं तो फिर पेड़ कटना कहाँ का विकास है? उन सड़कों को बनाने के लिए जो रास्ते में पेड़ आ रहे हैं उसे भी धाराशायी किया जा रहा है। हमने देखा है कि पटना और बक्सर की जो 4 लेन सड़कें बन रही हैं, 6 लेन सड़कें बन रही हैं, आप उसमें जा करके देख लीजिए कितने पेड़ों को धाराशायी किया गया। ये स्थितियाँ कितनी भयावह हो सकती हैं। और प्रकृति की जिस तरह से आपसे व्यवहार कर रही है, आप समझ लीजिए कि इस लॉकडाउन में प्रकृति ने अपने आप को कैसे रिवाइव किया है, रीइन्वेंट किया है। ओजोन के छिद्र बंद हो रहे हैं। हालांकि जल जीवन हरियाली आपने भी शुरू किया था। मैं नीतीश कुमार के परिचय में बात कर रहा हूँ कि इस बहाने आप घूम रहे थे, चुनावी प्रचार कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जल स्रोतों को खोजेंगे। अच्छा पहल था आपका, लेकिन इस पहल में भी आप पर प्रश्न खड़े हो गए।
क्योंकि आप अपने हिसाब से कर रहे थे, आप प्रकृति के हिसाब से बातें नहीं कर रहे थे, सिर्फ आप राजनीतिक रूप से वो बातें कर रहे थे और उसे खोज रहे थे। आर्थिक रूप से भी बिहार की स्थिति काफ़ी जर्जर है। इसका खुलासा तब हो गया जब कोरोना संक्रमण के दौरान लालू प्रसाद ने प्रश्न भी उठाया कि आर्थिक रूप से आपने बिहार को 15 सालों में जर्जर कर दिया, 15 साल का हिसाब आपसे मांग रहे हैं। अपना हिसाब वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको अपना हिसाब देना होगा। अगर ये भी कहना है कि मेरा हिसाब किताब अगर बढ़िया होता तो फिर हम डिस्टिंक्शन हम ही को मिलता, मतलब 15वां के बाद 16वां साल में भी हम ही प्रवेश करते, लेकिन हम नहीं कुछ कर रहे थे या जनता को लगा कि नहीं बदलाव चाहिए, इससे भी बढ़िया कोई कर सकता है, तब आपको लाया गया। अब आप इस आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं बिहार को विपन्न कर दिए हैं, ये साफ नज़र आता है। तब जब कोरोना संक्रमण के दौरान जब बिहारियों को वापस लाने की बात होती है तो आप कहते हैं हमारे पास संसाधन नहीं है, हम नहीं खर्च करने की स्थिति में हैं। आप हाथ झोली फैला करके, और वो भी अल्मुनियम का कटोरा लेकर के आप केंद्र सरकार के पास जाते हैं, जबकि ये कहते हैं कि हम तो डबल इंजन की सरकार हैं, आप एक चांदी का कटोरा भी वहाँ नहीं लेकर के जा सकते जिसमें आपको भिक्षा मिले। वहाँ भी हाथ खड़े हो जाते हैं। चर्चाएं तो बहुत होती हैं। इसके साथ साथ तार्किक रूप से भी अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार में तर्क क्षमता की कमी आ गई है। चलिए दिख रही है उनकी। लालू प्रसाद का सीधे उनके तार्किक क्षमता से तात्पर्य ये था कि वो बीजेपी और आरएसएस के चंगुल में फंसे हुए हैं और उसी के आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं। 2016 की चर्चा, 2019 की चर्चा और 2020 की भी चर्चा के दौरान आपने देखा होगा कि लगातार चल रही थी। 2015 से लेकर 2017 के बीच जो सरकार चली और 17 से लेकर के 20 के बीच में जो सरकार चल रही है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हुए और इसको लेकर के ये कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार ने जब लोकसभा चुनाव में अपना घोषणा पत्र तक जारी नहीं किया तो दैट मीन्स कि वो बीजेपी के हर एजेंडे को, हर बात को धर्म की तरह, हम धर्म की तरह इसलिए बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार उस पर कोई अपोज नहीं कर रहे हैं। चर्चाएं तो बहुत सारी हुई। इसके बाद अगर मानसिक रूप से कहें तो मानसिक रूप से नीतीश कुमार पूरी तरह से मजबूत नहीं दिख रहे हैं। वन मैन आर्मी नीतीश कुमार हुआ करते थे, लेकिन अब नीतीश कुमार नज़र नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पिछड़ते जा रहे हैं। अपने ही बयानों को बार बार बदलना, दैट मीन्स कि वो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं, शारीरिक रूप से बात करें तो बार बार कहा जा रहा है कि उम्र के ढलान पर हैं, शरीर भी साथ नहीं दे रहा है। और इसलिए अपने आप को सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसी ने बात माना इस कोरोना संक्रमण के दौरान और लॉकडाउन के दौरान, तो उसमें दो ही शख्स थे। एक प्रधानमंत्री खुद स्वयं जो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और दूसरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ये दो चीज़ें थी। तो शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं अक्षम अपने आप को, बार बार तबीयत खराब होती है, दिल्ली जांच कराने जाते हैं, उम्र भी हो गया, हम लोग का भी उम्र हो गया, तो दैट मीन्स कि उनका भी उम्र हो गया, हम लोग से काफ़ी बड़े हैं वो। इसके बाद आप आध्यात्मिक रूप से भी देखिए तो आध्यात्मिक रूप से आप जिस तरह से देख रही हैं कि आरएसएस के पीछे पीछे चल रहे हैं, जैसा कि लगातार विपक्ष इस बात को कह रहा है और ये कहा जा रहा है कि आरएसएस के एजेंडा पर ही काम कर रहे हैं। राम मंदिर का जिस तरह से उन्होंने समर्थन किया, जिस तरह से और भी बातों का समर्थन किया, और मंदिर मस्जिद के बीच जो झगड़े लड़ाए जा रहे हैं, उन झगड़ों को भी सुलझाने में नीतीश कुमार बहुत पीछे हैं। अब तो आजकल तो 2017 के बाद कई ऐसे अवसर आए जिसमें उनको रामनवमी के दिन मंच पर भी देखा गया था भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ भी फीता वगैरह बांध करके और पट्टा उट्टा लगा करके जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। तो खैर ये सब बातें तो हो रही थी। और व्यावसायिक रूप से अगर बात किया जाए तो व्यावसायिक रूप से बिहार की क्या स्थिति है, इसका आंकड़ा आपको वो श्रमिक बता देंगे जो बाहर में लॉकडाउन में कैद हैं, वापस आ रहे हैं, और वापस आने से ज़्यादा उन्हें बाहर भेजने की खुशी हो रही है। और कई राज्यों में तो उन्हें बंधक मजदूर बना कर रखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है उनके सबसे करीबी छोटे मोदी के द्वारा, सुशील मोदी जी के द्वारा, जो उप मुख्यमंत्री भी सौभाग्य से हमारे बिहार के हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि बिहार में श्रमिकों का कोई कमी नहीं है और श्रम बहुत महत्वपूर्ण है और हम श्रमिकों के सप्लायर हैं। आप समझिए, जब थाली पीटते हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या है स्थिति। इसके बाद न्यायिक व्यवस्था की बात करें तो आपको पता है कि किस तरह से ये सारी बातें जो लालू प्रसाद ने कही हैं, हम उसी बात की चर्चा कर रहे हैं, उसी बात को तर्क वितर्क में लेकर के। न्यायिक व्यवस्था की जहाँ तक बात करें तो कहा यह जाता है कि न्याय के साथ विकास, दलितों के साथ कितना न्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ कितना न्याय हो रहा है, बच्चों के साथ कितना न्याय हो रहा है, स्कूल के साथ कितना न्याय हो रहा है, कृषि के साथ कितना न्याय हो रहा है, जग जाहिर है। अगर ये सब कुछ ठीक होते तो आप समझ सकते हैं कि बिहार कहाँ होता। विकासशील राज्यों के दौड़ में सबसे पीछे से नहीं दौड़ रहा होता, कहीं ना कहीं विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होता, और जिसकी हम लोग 2005 से लेकर के 2010 के बीच में हम लोग इसकी अपेक्षा रख रहे थे कि हमारा अब राज्य
सबसे अग्रणी होगा। और सबसे अग्रणी राज्य जिसको कहा जाता है, जिसके नाम पर प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, उस राज्य को बनाने वाले इस बिहार के लोग हैं। आप हजारों हजार की संख्या में 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, लाखों लाख की संख्या में बिहार के लोग वहाँ श्रमिक के रूप में हैं। जब गुजरात पूरी तरह से तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया, तो बिहार के लोगों ने ही उस गुजरात को खड़ा किया। अगर आगे आते हैं आप तो जनतांत्रिक रूप से, तो आप समझ लीजिए कि जो एक बड़े कुनबे के साथ चल रहे थे, अपने आप को जनतांत्रिक नेता कहते थे, समाजवादी नेता कहते थे, उसकी छवि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपना बदलते हुए, जब से वो पार्ट 2 में आए हैं दोस्ती लेकर के एनडीए और बीजेपी के साथ, तब से उनके इस सामाजिकता पर भी, उनके सेकुलरिज्म पर ही, जनतांत्रिक होने पर भी प्रश्न खड़े होते रहे हैं। और संवैधानिक रूप से आपने देखा ही होगा कि किस तरह से उन्होंने ये कहा था कि हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, और वो सारे चीज़ें उन्होंने की। सीएबी पर किस तरह से उन्होंने समर्थन किया, उसके बाद उसको लेकर के किस तरह से प्रशांत किशोर उनसे अलग हुए, ये सारा एपिसोड लोगों ने देखा है। और रहा सवाल कि बिहार के लिए अगर कुछ मांगने की बात हो तो सबसे पिछली पायदान पे खड़ा होकर के केंद्र से मांगते हैं, जैसे भिक्षाटन कर रहे हों, जबकि बिहार का हक है, अपना हक बिहार मांग रहा है। अगर 2 भाई घर में हों, एक बड़ा भाई कमाता हो, छोटा भाई कम कमाता हो, लेकिन खर्च के समय में दोनों बराबर बराबर शेयर खर्च करते हैं, माता पिता को बराबर सेवा करते हैं, तो उसमें तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। वहाँ तो सबको साथ मिल करके, और छोटा भाई को अगर ज़रूरत हो तो बड़ा भाई मदद करे, बड़ा भाई को मदद तो ज़रूरत हो छोटा भाई मदद करे। डबल इंजन की सरकार कहते हैं, लेकिन दोनों अपने अपने दिशा में खींच रहे हैं इसको। इन सब बातों को लेकर के जो चर्चा बिहार की राजनीति में छिड़ी हुई है, उस चर्चा में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद की वो बातें जो उन्होंने सूत्र बताए हैं कि यही वो सूत्र है जिसको आप अच्छी तरह से कसौटी पर कसेंगे तो खरा सोना आपको पता चल जाएगा कि है कि नहीं है। और बिहार के लोग खूब अच्छी तरह से समझते हैं। बिहार में ये बात बिल्कुल सही है कि बिहार में श्रम साधन की कमी नहीं है, लेकिन श्रमिकों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, वो निश्चित रूप से इस लॉकडाउन के पीरियड में और कोरोना संक्रमण के दौरान चिंता का विषय जरूर बना है। और अगर इन बातों पर अमल किया जाए, जिन तर्कों के हवाले से लालू प्रसाद ने अपनी बातें ट्विटर के माध्यम से रखी हैं, हो सकता है कि ट्विटर के माध्यम से रखने का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो, लेकिन ये बातें निश्चित रूप से खास करके नीतीश कुमार तक जरूर पहुंच गई होंगी। और इसी का कारण है कि नीतीश कुमार हो सकता है कि आने वाले समय में 2020 के पहले, तेजस्वी यादव भी आ गए हैं, जैसा कि आपको पता है कि इस ट्वीट के बाद ही आए हैं, और लगातार तेजस्वी यादव की बड़ाई भी सुनने को मिल रही है नीतीश कुमार की तरफ से। उनके कई बातों को उन्होंने यहाँ तक कहा था कि बिहार भ्रमण के लिए हम लोग साथ में चलेंगे। तो हो सकता है कि आने वाले समय में एक बार फिर से नैतिकता की बात हो जाए और फिर याद आ जाए कि 2020 का चुनाव आने वाला है, फिर से उन्हें याद आ जाए कि यही वो प्रधानमंत्री हैं जिनके चलते लॉकडाउन में बिहार के लोगों की दुर्गति हो गई। यही वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लॉकडाउन कर दिया और बिहार के लोग वापस नहीं आए और हमें गालियां सुननी पड़ी। तो हो सकता है कि मन मिजाज कहीं बदल जाए और लालू प्रसाद फिर से याद आ जाए। क्योंकि भाई से कितना दूर जाइएगा, खून का रिश्ता तो है नहीं, लेकिन भाई भाई का रिश्ता दोनों कहते हैं, बड़ा भाई छोटा भाई की तरह रहते भी हैं। आपने देखा भी होगा कि 2015 में 2014 के बाद से किस तरह से दोनों गले मिलते थे, राम लक्ष्मण के मिलन की तरह होता था। और ऐसे भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में उन्हें सहारा तो ज़रूर चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उनको सहारा दे रही है, शायद वो सहारा बड़ा कठिन हो नीतीश कुमार को आगे लेकर के जाने के लिए। तो इसमें लालू प्रसाद का सहारा और समर्थन अगर मिल जाए और अगर उसे एक्सेप्ट कर लें कहीं नीतीश कुमार, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक अलग तरह की राजनीति देखने को मिल सकती है। और अक्सर ऐसा हुआ है कि जब जब नीतीश कुमार चिंतित हुए हैं, परेशान हुए हैं, तो उन्होंने कोई बड़ा डिसीजन लिया है। और बड़ा डिसीजन इसी तरह का होता है, भाजपा के साथ से बाहर जा कर के महागठबंधन बनाना, और महागठबंधन के साथ जब फिर चिंता बढ़ने लगती है तो एनडीए में वापस जाना। फिर हो सकता है कि पुनः मूसिको भव, चूँकि इतिहास जो है, ये धरती गोल है, घूम करके आपको अपने जगह पर गंतव्य पर आ जाना है। तो हो सकता है कि पुरानी दोस्ती जो छात्र जीवन से चल रही थी वो फिर एक बार 2020 में याद आ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जिस तरह से बिहार में ट्विटरबाजी हो रही है, हालांकि जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो मर्यादा को याद रखते हुए ट्वीट नहीं कर रहे हैं। जिस हिसाब से ट्विटरबाजी चल रही है उसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है। लेकिन इसी बीच लालू प्रसाद यादव के ट्वीट ने कहीं ना कहीं विकास वाली बातें कह दी है और ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर इसका पालन नीतीश सरकार करती है तो बिहार का विकास संभव है। अब ऐसे वक्त पे जहां कोरोना जैसी महामारी झेल रहे हैं हम,
बड़ी आपदा झेल रहे हैं हम ऐसे वक्त पर जहां ट्विटरबाजी, ट्वीटबाजी, सोशल मीडिया पर बयानबाजी हो रही है। इस बीच लालू प्रसाद यादव की चर्चाएं भी खूब हो रही है और अब उनका ये ट्वीट कहीं ना कहीं बिहार को विकास की राह पर ले जाएगा और देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या सीएम नीतीश इसे एक्सेप्ट करते हैं, क्या वो वाकई इसका पालन कर कर बिहार के विकास में अपना योगदान देते हैं। बहरहाल ये देखना तो दिलचस्प होगा। लेकिन आपको ये ट्वीट कैसा लगता है, ये पॉइंट जो लालू प्रसाद यादव ने दिया है कितना अहमियत रखता है आपके लिए, कितना इंपॉर्टेंट है बिहार के विकास के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए भारत लाइव। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।